नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताओं की, जो कि भारतीय संविधान में है। सबसे पहली विशेषता है लिखित एवं सबसे लंबा संविधान। भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख और पहली विशेषता यही है कि यह लिखित एवं सबसे लंबा संविधान है। तो मैं आपको बता दूं, संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। भारत का संविधान लिखित है, ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है। तो यानी कि इसकी विशेषता ये है कि लिखित है। सबसे लंबा क्यों है? क्योंकि जब भारतीय संविधान लिखा गया था तब इसके अंदर, मूल के अंदर 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। इसकी यह बहुत ही बड़ी विशेषता है। विश्व के किसी भी संविधान के अंदर इतने ज्यादा अनुच्छेद नहीं थे जितने भारतीय संविधान के मूल के अंदर थे। तो पहली विशेषता ये होगी इसकी कि ये लिखित है एवं सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी मूल के अंदर। दूसरी विशेषता इसकी है पंथ निरपेक्षता। नाम से पता चल रहा है पंथ निरपेक्षता। पंथ मतलब धर्म, यानी कि निरपेक्ष निरपेक्ष यानी पक्ष, यानी कि भारत किसी भी पंथ, संप्रदाय या धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं करता है। सभी धर्म, सभी मजहब को समान दृष्टि से देखा गया है। भारतीय संविधान की ये सबसे बड़ी और प्रमुख विशेषता है। उसके बाद हम बात कर लें सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार। नाम से स्पष्ट पता लग रहा है सार्व, सभी, भौमिक यानी कि भूमि, वैश्विक यानी कि जिसकी उम्र 18 वर्ष है, और मताधिकार यानी कि मत देने का अधिकार। तो इसका अर्थ क्या हो गया? भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये भारतीय संविधान की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार में। उसके बाद में है एक गहरी नागरिकता। तो कुछ राष्ट्रों के अंदर राज्य की अलग नागरिकता दी जाती है, देश की अलग नागरिकता दी जाती है, जैसे कि अमेरिका के अंदर दी जाती है। लेकिन भारतीय संविधान के अंदर गहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को राज्य विशेष की नागरिकता नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ भारतीयता की नागरिकता मिलेगी, जो कि हमारे एक राष्ट्र की निशानी है। इसके बाद में हम बात कर लेंगे स्वतंत्र न्यायपालिका की। तो नाम से पता चल रहा है स्वतंत्र, आजाद है। न्यायपालिका यानी कि कानून, तो यानी कि कानून का रक्षक या फिर संविधान का जो रक्षक है वो न्यायपालिका है, वह स्वतंत्र है। भारतवर्ष में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके साथ साथ जो हमारी न्यायपालिका है, चाहे व्यक्ति का पद, रुतबा, कोई भी कुछ भी हो, सभी को कानून एक नजर से देखेगा। जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये इसकी स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता है। इसके बाद में मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। बोले तो भारतीय संविधान की रीढ़ की हड्डी मौलिक अधिकार एवं मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकार की डेफिनेशन आगे कर लेंगे, मैं बता देता हूँ। मौलिक अधिकार व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की आवश्यकता होती है, वे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान समय में 6 हैं। इसके बाद में मूल कर्तव्य की बात करें तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं, वर्तमान समय में इनकी संख्या 11 है। इनकी चर्चा आगे करेंगे। इसके बाद में है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, नीति का तो नियम, निर्देशक यानी कि निर्देश देने वाला। तो यानी कि सरकार को जनता की भलाई के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं लेके आना, अच्छी अच्छी स्कीमें लेके आना, ताकि जनता का कल्याण ज्यादा किया जा सके। ये भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है। तो ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, नीति निर्देशक तत्व, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि जन कल्याण के कार्य करने के लिए सरकार को प्रेरित किया गया इसके तहत। इसके बाद में समाजवाद। समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। विशेष तौर पर जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको अवसरों की समान उपलब्धता करवानी या फिर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लेके आना ही भारतीय समाजवाद की विशेषता है, जो कि भारतीय संविधान में भी लिखी गई है। समाजवाद का अर्थ है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी को समान दृष्टि से देखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता में, तो संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक, संघ, संघ का अर्थ क्या होगा? एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत जो भारत की व्यवस्था है वह
केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर बांटी गई है। सिंपल भाषा में बोले तो एक केंद्र सरकार कार्य करेगी, दूसरा राज्य सरकार कार्य करेगी। यही संघात्मक शासन व्यवस्था है। इसके तहत शक्ति को 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय सूची है, समवर्ती सूची है और राज्य सूची है। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था यानी कि कुछ एक विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जैसे मान लीजिए विदेशी संधियां होगी, रक्षा होगी, मुद्रा होगी, तो इस पर जो कानून बनाना है, जो इसका जो संचालन है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में प्रांत स्तर पर जैसे पुलिस व्यवस्था होगी, शिक्षा व्यवस्था होगी, तो इन पर केंद्र सरकार की बजाय राज्य सरकार कार्य करेगी। तो यह संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत आ जाएगा। उसके बाद संसदीय शासन व्यवस्था जो कि ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय शासन व्यवस्था के तहत यानी कि जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, जो कानून निर्माण है, तो संसद के अंदर होता है। संसद आपको पता ही है, पार्लियामेंट बोलते हैं। इसके सदस्यों का भी चुनाव होता है, आपको पता ही। तो यानी कि भारत के अंदर कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो कानून निर्माण का कार्य है, या फिर जो सरकार का संचालन, जो सरकार देश को कैसे हैंडल करती है, तो उसकी जो सारी व्यवस्था है वो संसदीय शासन व्यवस्था के तहत की गई है, जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। उसके बाद में बात कर लें कठोर एवं लचीला। देखिए भारतीय संविधान की सारी विशेषताएं अलग है और ये कठोर और लचीला एक अनूठी विशेषता है। कैसे? कठोर का अर्थ भी बहुत ही कठोर है, इसमें बदलाव किया ही नहीं जा सकता है। लचीले का अर्थ भी इसमें बहुत ही आसानी से बदलाव किया जा सकता है। बोले तो यानी कि अगर आप कानून के अनुसार, विधि के अनुसार किसी भी संशोधन करना चाहते हो अनुच्छेद के अंदर, तो आप कर सकते हो, तो इसका मतलब भी आसानी से होगा, लचीला है। लेकिन आप विधि के अनुसार या फिर विशेष बहुमत से संशोधन नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब कठोर है, मतलब आप इसमें संशोधन कोई नहीं कर सकते हो। धन्यवाद।